दोस्तों मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आप लोगों को लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन कि आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या क्या चीजें बदली है जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं। 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है सर, कोई भरोसा नहीं है। ये मेरे नोट से पढ़ेंगे सर, इसको आईसीआई मॉड्यूल वगैरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो नोट्स है इस वीडियो के साथ इसको यूज करोगे और ये नोट्स भी मैं आपको ड्राइव में अपलोड करके दे दूंगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, कहां पे प्रॉब्लम आई सर? लेटेस्ट डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही चीज हुआ है, जो पहले बीईपीएस था ना, उसके जगह क्या आ गया है, बीईपीएस 2.0 आ गया। वो भी मेजरली किसके लिए आया पता है? वो भी मेजरली डिजिटल इकोनॉमी वाले लोगों के लिए आया है। वही फेसबुक, वही गूगल, वही अमेजॉन, यही सब लोगों के जो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे देते हैं पर टैक्सेस इंडिया में नहीं भरते या टैक्सेस यूएस में नहीं भरते। कोई तो भी टैक्स हेवन में जाकर के शिफ्ट हो जाते। तो ये सब चीजें इनिशिएट कहां से हुई सर? सर फ्रांस और यूएस जो है ओईसीडी के पार्ट है सब कोई। ओईसीडी ने एक्शन प्लान 1 में क्या बोला कि तुम डिजिटल इकोनॉमी पे टैक्स लगाओ। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लाया। सेम फ्रांस ने भी इक्वलाइजेशन लेवी लाया। कितने परसेंट का इक्वलाइजेशन लेवी लाया सर फ्रांस ने इक्वलाइजेशन लेवी लाया 3% का। जब 3% का फ्रांस ने इक्वलाइजेशन लेवी लाया तो यूएस नाराज हो गया। बोले यार हमारी कंपनी हो गई गूगल, फेसबुक, ये सब को फालतू में तुम टैक्स का बर्डन दे रहे हो। तो यूएस ने बोला दैट बॉस वी विल रिटेलिएट एंड वी विल इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन योर गुड्स। जो गुड्स, फ्रेंच गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो फ्रांस ने बोला यार ऐसे तुम खेलोगे तो मैं नहीं खेलूंगा यार। ये क्या तरीका है? वो तो ओईसीडी ने डिसाइड किया था ना, एक्शन प्लान 1। तो उसी के हिसाब से तो सबको इक्वलाइजेशन लेवी लगा रहे हैं। तो राजा जब ये समझ आया कि कंपनीज के बीच में नहीं बन रही है, तो हम लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फिगर आउट किया, जिसको हम कहते हैं टू पिलर सोल्यूशन। जिसको बेसिकली आप बीईपीएस 2.0 भी बोल सकते हो। टू पिलर सोल्यूशन सर। इसमें आप देखो, एक है पिलर 1, एक है पिलर 2। मैंने सोचा था इसके नीचे 5 लाइन कुछ लिखवाऊंगा, पर मैंने नीचे सब चार्ट्स बनवा दिए, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। आप देखो सर, एक है पिलर 1, एक है पिलर 2। पिलर 1 में आप दो चीजों पे फोकस करते हो, एक है अमाउंट ए और एक अमाउंट बी। और पिलर 2 में आप फोकस करते हो एसटीटीआर पे और ग्लोब रूल पे। ये चार चीजें याद रखना बस। सबसे पहले सर, कोई भी अगर इनकम कमा रहे हैं तो आप पिलर 1 पे फोकस करो। पिलर 1 में आप क्या करोगे सर? पिलर 1 बेसिकली किसको अप्लाई होता है? लिमिट्स याद करना मेरे साथ। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो जिसका ग्रॉस रेवेन्यू 20 बिलियन यूरो से ज्यादा है एंड प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी 10% से ज्यादा होना चाहिए और रेवेन्यू 20 बिलियन यूरो से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहां पे सारे फिगर्स जो है यूरो में, कभी गलती से डॉलर बोल दो तो समझ जाना यूरो बोल रहा हूं। तो राजा उस केस में क्या होगा? पिलर 1 पहले अट्रैक्ट हो जाएगा। पिलर 1 क्या चाहता है पता है? पिलर 1 का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जिस मार्केट से कमाया है ना, उस मार्केट में थोड़ा तो प्रॉफिट एलोकेशन होना चाहिए। कि जहां जहां से कमाया है वहां वहां पे तेरा थोड़ा सा टैक्स जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया सर? हमने अमाउंट ए और अमाउंट बी दो पार्ट में डिवाइड किया। बी छोड़ दो सर एक बार के, फोकस करो अमाउंट ए में। हमने क्या बोला? डेफिनेटली तुम हर वो कंपनी हो जिसका 10% से ज्यादा का प्रॉफिट है। अब 10% से ज्यादा का प्रॉफिट अगर है, तो मेरे को बताओ एक्सेस प्रॉफिट कितना है? एक्सेस प्रॉफिट मतलब हम इसके लिए मानते हैं कि 10% तो आपका रूटीन प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है। 10% के ऊपर जो कमाओगे एक्सेस प्रॉफिट वो होता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल प्रॉफिट। अब जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, आप उसका 25% लोगे और ये वो अमाउंट होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। ये प्रॉफिट का अमाउंट जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो जाए, तो आप उसको कौन से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर? सर सबसे पहले नेक्सस चेक करो कि भैया तुम्हारे मार्केट से पैसा कमाया भी है क्या, तभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर नेक्सस टेस्ट पास हो जाए तो आप उसको रेवेन्यू जितना आया उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितना रेवेन्यू आया उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब सर नेक्सस कैसे चेक करोगे? वो डिपेंड करेगा उस कंट्री के जीडीपी पे। अगर जीडीपी जो है 14 बिलियन यूरोस या उससे ज्यादा है, तो वहां से कम रेवेन्यू आपको 1 मिलियन यूरो या उससे ज्यादा का रेवेन्यू तो आया होना चाहिए। या फिर अगर जीडीपी 14 मिलियन यूरोस से कम है, 40 बिलियन यूरोस, तो रेवेन्यू आपको 2.5 लाख यूरोस से ज्यादा रेवेन्यू तो आया होना चाहिए। अगर ये रेवेन्यू आता है तो आपका नेक्सस टेस्ट पास हो गया और फिर आप चले जाते हो रेवेन्यू सोर्सिंग मॉडल पे। तो दोस्तों इसको समझने का इलस्ट्रेशन है सर, बहुत बढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक टेक एक्स ग्लोबल करके एक कंपनी है जो कहां पे है सर? केमन आइलैंड में शिफ्टेड है। केमन आइलैंड में सिचुएटेड है। अब प्रॉब्लम क्या है? सारा पैसा केमन आइलैंड में जा रहा है, कोई टैक्स ले ही नहीं पा रहे हैं। सर टेक्स ग्लोबल जो है वो मार्केटिंग सर्विस देती है इंडिया में, यूएस में, चाइना में, हर जगह। पर सारा पैसा जा कहां रहा है? केमन आइलैंड में। इनफैक्ट इंडिया से इस साल उनको 1 बिलियन यूरो का पेमेंट हुआ है और उनका टोटल रेवेन्यू जो है 20 बिलियन यूरो से ज्यादा है। मेरे को बताओ सबसे पहले, और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है सर? 15% है। मेरे को बताओ पिलर 1 अप्लाई होगा क्या? सर पिलर 1 अप्लाइज व्हेन द रेवेन्यू एक्सीड्स 20 बिलियन यूरोस
एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी एक्सीड्स 10%, यहां पे दोनों कंडीशन मीट होता है। तो अब आप क्या करोगे, आप पिलर वन अप्लाई करोगे, और पिलर वन में आपको क्या निकालना है, आपको अमाउंट ए निकालना है। तो आप अमाउंट ए कैसे निकालोगे राजा? अमाउंट ए निकालने के लिए पहले 10% रूटीन प्रॉफिट तो इग्नोर कर, मेरे को बताओ एक्सेस कितना कमाया, रेसिडुअल प्रॉफिट कितना है? सर रेसिडुअल प्रॉफिट है एक्सेस 5%, क्योंकि मैंने अजम्पशन लिया है प्रॉफिटेबिलिटी 5-15% है। तो जो एक्सेस रेसिडुअल प्रॉफिट है, आप उसका 25% निकालो। मतलब आप देखो सर, टोटल आपका ये बिलियन वगैरह छोड़ दो, ये सब आप देखो 25% निकालो, किसका? 25% ऑफ दिस 5%। तो मान लो सर, अगर आपका 15% जो भी आया, आप उस 5% लोगे, उसमें से 5% का 25% निकालोगे। ये प्रॉफिट जो आया ना आपका, मतलब टोटल प्रॉफिट में से 10% तो हटा दो, जो बचा उसका 25% प्रॉफिट जो है, इसको आप अलग अलग मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर सवाल है तो कि सर्विस तो इंडिया में भी दिया, तो क्या इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसके लिए नेक्सस टेस्ट करो। सर क्या इंडिया मार्केट का जीडीपी 40 बिलियन यूरो या उससे ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा है सर। तो यहां से क्या रेवेन्यू आपको 1 मिलियन यूरो या उससे ज्यादा मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। हाँ, तो नेक्सस टेस्ट पास हो गया। तो इंडिया को भी थोड़ा सा प्रॉफिट एलोकेशन होगा। तो आपके पास कितना प्रॉफिट था सर एलोकेट एलोकेट करने के लिए? 15% में से 10% तो आपने हटा दिया, बचा 5%। उस 5% का 25% आप बांटने निकले हो। तो वो 25% इंडिया में एलोकेट होगा क्या? हाँ सर होगा। क्यों सर? क्योंकि नेक्सस टेस्ट पास हो गया। अब सर सवाल ये, कितना प्रोपोर्शन में एडजस्ट होगा? कितना जो आपका 25% आया और 5%, उसमें से कितना प्रोपोर्शन इंडिया को मिलेगा सर? ये डिसाइड करेगा रेवेन्यू सोर्स रूल। जैसे सर हमारा बिजनेस क्या था, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में एक्चुअली डिपेंड क्या करता है कि इंडिया में कितने लोगों को टारगेट किया तुमने, यूएस में कितना, चाइना में कितना, और बाकी कंट्रीज में कितना। तो मान लो सर इंडिया में 100 लोग को टारगेट किया, यूएस में 200, चाइना में 100 और बाकी जगह 100। तो टोटल 500 लोगों को आपने टारगेट किया, जिसमें से इंडिया में कितने लोग को टारगेट किया? 100। तो 100 आउट ऑफ 500 यानी कि 20% टारगेट ऑडियंस आपका इंडिया का था। तो सर जो प्रॉफिट आपके पास बांटने के लिए था ना, उसका 20% कहां पे आप बांट दोगे? इंडिया में बांट दोगे, और वो जो अमाउंट आएगा ना, वो बन जाएगा आपका अमाउंट ए। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो राजा? वो बन जाएगा आपका अमाउंट ए। और अमाउंट बी क्या बनेगा राजा? अमाउंट बी क्या है सर? ये तो बहुत ही अलग मेथड है। अमाउंट बी सिर्फ क्या कहता है, ये बड़ा स्पेसिफिक केस की बात करते हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन एक फिक्स्ड रेंज का होता है, ऐसा रैंडम मार्जिन नहीं होता, एक फिक्स्ड रेंज का मार्जिन होता है। तो अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उस केस में हम उनका एक फिक्स्ड रेंज ऑफ मार्जिन डिसाइड करेंगे और उसको अमाउंट बी में डाल देंगे। तो टेक्निकली अमाउंट बी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना हमारे लिए अमाउंट ए बन के हो रहे। और इस तरीके से पिलर वन निकालोगे सर, जहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट निकालोगे और उसको ऐसे छीट छीट के सब में बांट दोगे। दूसरी तरफ सर आपका आता है पिलर नंबर टू। मेरी बात ध्यान से सुनना। पिलर नंबर टू क्या कहता है सर, कि इतना मिनिमम ग्लोबल टैक्स तो तेरे को देना पड़ेगा। उसमें से दो रूल आता है। सबसे प्रायोरिटी वाला रूल क्या होता है? सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। और उसके बाद दूसरा रूल क्या आता है? वो आता है आपका ग्लोब रूल, जो है ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल। ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल, जिसमें सर तीन रूल आते हैं। पहला, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स रूल। दूसरा, इनकम इंक्लूजन रूल। तीसरा, अंडर टैक्स पेमेंट रूल। तीन रूल आते हैं, एक एक करके समझेंगे सर। पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? सब्जेक्ट टू टैक्स रूल। ये क्या कहता है राजा? कोई भी इंसान, कोई भी अगर कनेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो? कवर्ड पेमेंट, जैसे कि इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, इंश्योरेंस का, फाइनेंस फीस का या सर्विस फीस वगैरह का, ये सारे पेमेंट कर रहे हो अपने ही कनेक्टेड पर्सन को। और जो अमाउंट है, वो या तो 1 मिलियन यूरो या उससे ज्यादा है, या 2,50,000 यूरो या उससे ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन योर जीडीपी। सेम लिमिट जो ऊपर आपने पढ़ी थी। तो अगर अच्छा मोटा पेमेंट हो रहा है और अपने ही बंदे को पेमेंट कर रहे हो और ये सारे सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो ना, तो इस पेमेंट पे सामने वाली कंट्री में, मतलब जहां पे पेमेंट कर रहे हो, उस कंट्री में कम से कम 9% का तो टैक्स लगना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज? 9%। पर अगर 9% का टैक्स नहीं लग रहा है, अगर शॉर्टफॉल है, तो वो शॉर्टफॉल जो इतना है ना, उतना टैक्स जो पेइंग कंट्री है, जो कंट्री से पेमेंट हो रहा है, उसमें लग जाएगा सर। क्या मतलब सर? मान लो सर, अगर टाटा मोटर्स जो है इंडिया वाला, वो टाटा यूएई एलएलसी, दुबई की एक कंपनी को पेमेंट कर रहा है, और ये दोनों कनेक्टेड कंपनीज है सर। कैसे? टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है टाटा यूएई। किस चीज का पेमेंट कर रहे हो सर? इंटरेस्ट का। यानी कि आप कवर्ड पेमेंट का पेमेंट कर रहे हो, और अमाउंट जो है तुम समझ करके चलो, इट इज मोर देन 2 मिलियन यूरोस।
2 मिलियन यूरो से ज्यादा का पेमेंट है, मतलब मोटा पेमेंट है। पर सर दुबई में ना, पता है दुबई पे इस पे टैक्स अगर मैं तुमसे कहूं सिर्फ 4% लगता है। पहला वाला छोड़ दो, दुबई में इस इनकम पे 4% टैक्स लगता है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को एक अधिकार आ जाएगा कि इसी इनकम पे तू 5% टैक्स ले ले। भूल जाओ सर बाकी सब, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, वो सब प्रोविजन भूल जाओ। आपका इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, नहीं फर्क पड़ता, बस बाहर तो कम टैक्स दे रहा है ना, इंडिया में 5% दे के जा। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, कि 9% से कम टैक्स लग रहा है तो देखो 5% इंडिया में जो बैलेंस है, बैलेंस समझ रहे हो, अगर बाहर दुबई में 2% टैक्स लग रहा होता तो इंडिया में 7 लग जाता। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 9% होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनो, ये तो क्या हो गया, ये एसटीटीआर रूल हो गया, जो पिलर 2 का दूसरा रूल है। पर प्रायोरिटी पे इसको ये ट्रीटमेंट करते हो सर। पर उसके बाद आता है एक ग्लोब रूल। अब ग्लोब रूल हर किसी को अप्लाई होता है क्या, नहीं सर, बहुत बड़ी कंपनीज को, यानी कि वो कंपनीज जिसका एनुअल रेवेन्यू इज मोर देन इक्वल टू 750 मिलियन इन द लास्ट इन 2 फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 4 साल में से कम 2 साल आपका 750 मिलियन यूरोज या उससे ज्यादा का एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू हुआ है, तब जाके आप ग्लोब रूल फॉलो करते हो, जिसमें हम सिर्फ ये कहते हैं राजा, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसका किसी भी कंट्री में इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो कम से कम 15% होना चाहिए। उससे कम टैक्स रेट तो हम लेने ही नहीं देंगे, उससे कम टैक्स रेट पे तो हम मानेंगे ही नहीं। और वो कुछ ऐसा है, आप समझो, अगर आप यूएस, यूके, बर्म्यूडा, इटली 4 जगह टैक्स भरते हो, यूएस में 20% है, यूके में 20% है, सॉरी, यूएस में 22% है, यूके में 20% है, पर बर्म्यूडा में 2% है, इटली में 5% है। सर मिला के अगर आपका एवरेज टैक्स रेट निकाला तो कितना आया, 18% आया सर। इज इट मोर देन 15%? यस सर। सो इज इट ओके? नो सर, हम यहां पे सब मिला के एवरेज टैक्स रेट नहीं देखेंगे। देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शनल ब्लेंडिंग। जुरिस्डिक्शनल ब्लेंडिंग मतलब क्या, अलग अलग जुरिस्डिक्शन में 15-15% का एवरेज होना चाहिए कम से कम। जहां तूने ज्यादा दे दिया वहां हम क्या करें, तू बात मत कर उसकी। जहां तूने कम दिया वहां की प्रॉब्लम है और वहां की बात करेंगे हम। तो हमको चाहिए कि बर्म्यूडा में भी 15% होना चाहिए और इटली में भी 15% होना चाहिए, क्योंकि अभी वहां 2% और 5% है, हमारा काम नहीं चल रहा है। बर्म्यूडा में एक्स्ट्रा 13% लगना चाहिए और इटली में एक्स्ट्रा 10% लगना चाहिए। अब सर ये लेगा कौन, इसके लिए हमने 3 ऑप्शन दिए और ये सीक्वेंस में दिया। पहला ऑप्शन, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स। क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स मतलब क्या, जिस कंट्री में टैक्स रेट कम है ना, उसी कंट्री को बोलो एक डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लगाए, और वो डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लगा के 15% पे टैक्स रेट ले आए। पर सर अगर बर्मुडा और इटली टैक्स लगाएगा, उससे यूएस, यूके, इंडिया का क्या फायदा होगा? बेसिकली हमारा फायदा ये होगा कि अगर तुम कम टैक्स नहीं लगा रहे हो तो लोग तुम्हारे पे जबरदस्ती शिफ्ट भी नहीं होंगे। आज बर्मुडा या इटली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि तुम टैक्स रेट कम ले रहे हो। तुमने अगर डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लगाना शुरू कर दिया, हम खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर मान लो सर इन दोनों ने लगाना शुरू नहीं किया, तो हमने बोला दूसरा ऑप्शन है इनकम इंक्लूजन रूल। इनकम इंक्लूजन रूल क्या कहता है सर, ये जो कंपनीज है, इनकी जो भी पेरेंट कंपनी है या जो भी होल्डिंग कंपनी है, वो इस इनकम को इंक्लूड करेगी अपने इनकम में, और जो डिफरेंशियल टैक्स है वो भरेगी। मतलब मान लो सर अगर बर्मिडा और इटली नहीं ले रहा है, तो मेटा आईएनसी कंपनी है, कहां की कंपनी है सर, यूएस की कंपनी है। यूएस में इनको क्या करना पड़ेगा, बर्मिडा वाली इनकम पे 13% और इटली वाली इनकम पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा प्रेफरेंस है सर। पहला प्रेफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लग जाए, नहीं लग रहा तो क्या करें, इनकम इंक्लूजन रूल पे आना पड़ेगा, जहां पे कौन लेगा टैक्स सर, जो होल्डिंग कंपनी है वो लेगा। पर मान लो सर अगर यूएस जो होल्डिंग कंपनी है उसको ये प्रोविजन नहीं लग रहा है या वो ये नहीं कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है सर, अंडर टैक्स्ड पेमेंट रूल। जहां पे जो बची हुई एंटिटी है, जैसे कि यूके, यूके में कितना टैक्स रेट लग रहा है सर, 20%। यूके जिम्मेदारी लेगा कि बर्मुडा या इटली का टैक्सेस मैं ले लूं, यूके वाला जो एंटिटी है वो ये जिम्मेदारी लेगा। तो सबसे पहले तो हमने बोला बर्मुडा या इटली वाली एंटिटी तुम खुद ही ले लो डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स, या दूसरा हमने बोला जो तुम्हारी होल्डिंग कंपनी जहां पे भी है यूएस में, वो ये टैक्स ले लेगा। ये वो हो गया आपका इनकम इंक्लूजन रूल। और तीसरा अगर वो भी नहीं ले रहा है, तो जो यूके वाली एंटिटी है जो 20% है, वो क्या करेगी, बर्मुडा और इटली का टैक्स ले लेगी। फिर क्या बाद में सर वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज को पास ऑन करेंगे? अरे नहीं नहीं, घंटा पागल हो क्या, दूसरे लोगों के लिए काम थोड़ी करेंगे सर। तो आप सीक्वेंस समझो राजा, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस इज बेसिकली सबसे पहले आप एसटीटीआर लगाओगे, मतलब सब्जेक्ट टू टैक्स रूल, मतलब आप 9% का तो टैक्स लगाओगे ही।
उसके बाद 15% करने के लिए आप क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लगा लो, या फिर इनकम इंक्लूजन रूल, या अंडर अंडर टैक्स पेमेंट रूल लगा लो, यूटीपीआर लगा लो। तो सबसे पहले आप एसटीटीआर लगाओगे। जैसे कि मान लो अगर इंडियन कंपनी एक बर्मुडा की कंपनी को पे कर रहे हैं और बर्मुडा में 2% का टैक्स लगता है, तो सर इंडियन कंपनी कितना ले लेगी? बचा हुआ 7%। ये क्या हो गया? एसटीटीआर रूल। इसको लगा के क्या हो गया? आपका 9% का रेट आ गया। पर सर ग्लोब रूल क्या कहता है? ग्लोब रूल तो कहता है 15%। हाँ, तो फिर तुम क्या करो, बाकी या तो तुम डोमेस्टिक मिनिमम टैक्स लगवा लो बर्मिडा में, या फिर पेरेंट कंपनी को बोलो इनकम इंक्लूजन कर ले, या फिर यूटीपीआर कर लो, यानी कि किसी भी एंटिटी को बोलो ले लेगा, पर टैक्स रेट को 15% पे लाना पड़ेगा। यही तो ग्लोब रूल है। पर ग्लोब रूल लगता कब है? जब आपका 750 मिलियन यूरोज या उससे ज्यादा का आपका कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू आता है। सर ये हो गया आपका पूरा पूरा लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन। अरे तुमको समझा क्या? अरे डिड यू अंडरस्टैंड? सर अगर तुमको समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट पे बता देना मजा आया क्या, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? कुछ मुकुंद कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा। आप भूल रहे हो कि ना टैक्सेशन टीपी और वो सारी चीजें बची है, मुझे वही पढ़ने में ज्यादा जान लगा देना। इसमें जितना मैंने बोला इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं। आईसीआई ने इस पे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी नहीं दे रखा है। ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चंस भी नहीं है, तो दिमाग मत लगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन। I'll see you in the next session. Until then, take care, study well, keep going. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.